हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के नए टॉपिक अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं। अब तक हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में बहुत सारी बातें जान ली है, तो अभी आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा अडेप्टेशन का रहेगा। तो अडेप्टेशन में हम देखते हैं किस प्रकार से जीवों का अनुकूलन होता है और किस प्रकार से जीव अपने अनुकूलन के प्रति अडेप्ट हो जाते हैं। तो बात यहां से करते हैं अनुकूलन। देखो अडेप्टेशन, इसको इंग्लिश में अडेप्टेशन कहोगे। अच्छा, पहला मेरा प्रश्न है कि अडेप्टेशन और समस्थापन में क्या अंतर है? क्या डिफरेंट है समस्थापन और अनुकूलन में? अडेप्टेशन में और समस्थापन में क्या अंतर? पहला प्रश्न ये है। तो कोई बताएगा मेरे को समस्थापन और अनुकूलन में क्या डिफरेंट है? इन दोनों में डिफरेंट ये रहता है कि अगर बाहर की कंडीशन, आपकी बॉडी की जो टेम्परेचर है, मान लो आपकी बॉडी का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बाहर का टेम्परेचर या तो कम है या बहुत ज़्यादा है, अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो बॉडी समस्थापन करेगी। अगर ऐसा थोड़ी देर के लिए हो रहा था, कुछ समय के लिए हो रहा, लेकिन वो ही प्रतिकूल परिस्थितियां यदि लंबे समय तक जीव को दी जाए, काफी टाइम तक, साल 2 साल तक, तो जीव अब समस्थापन नहीं करेगा। जीव अब उन प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहना सीख जाएगा और अपने आप को अंदर से अडेप्ट कर लेगा। समझ में आई बात? समस्थापन और अनुकूलन में क्या अंतर? अनुकूलन और समस्थापन दोनों एक ही चीज है अगर देखा जाए तो। टेक्निकली रूप में अगर हम देखें तो दोनों एक ही बात है। डेफिनेशन का थोड़ा सा अलग अलग हो सकती है कि समस्थापन में जो जीव है वो भी बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा वो कुछ समय के लिए कर सकता है। अगर ये प्रतिकूल परिस्थितियां लंबे समय के लिए ठहर गई उस जीव के लिए, तो जीव अब समस्थापन नहीं करेगा। अब जीव अपने आंतरिक वातावरण को या बाह्य वातावरण को या मॉडिफिकेशन वगैरह जो भी कुछ करके अपने आप को इस प्रकार से ढाल लेगा कि उस वातावरण में जीवित रह सके। इस चीज को अनुकूलन कहेंगे। ठीक है, तो अनुकूलन की अगर बात आती है तो हम अगर डेफिनेशन देखें इसकी, तो जीव जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो जीव का ऐसा गुण, जीव का एक ऐसा गुण, किसी भी जीव का एक ऐसा गुण जो उसे जीवित रखे, जनन की क्षमता प्रदान करे, जनन लायक बनाए। यानी जीव का एक ऐसा गुण जो उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित भी रख सके तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में उसको जनन योग्य क्षमता भी प्रदान कर दे, वो आप कहोगे अनुकूलन। अब जीव के गुण कौन से हो सकते हैं? देखो ये जो गुण है ना, ये आपके ये जो गुण की अगर हम बात करें तो ये 3 गुण हो सकते हैं। अभी कितने गुण हो सकते हैं? 3 गुण हो सकते हैं। अगर हम इन गुणों की बात करें तो बच्चों ये 3 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से होंगे भाई? एक तो उसकी कार्यकी का गुण। कौन सा गुण? कार्यकी का। एक उसकी आकारिकी का। 3 गुण है, बिहेवियर, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी। एक तो बिहेवियर जीव का, एक उसकी मॉर्फोलॉजी और एक उसकी फिजियोलॉजी। 3 गुण हो सकते, यानी किसी भी जीव के ये 3 गुण, ऐसा जीव का ऐसा गुण, ऐसे में कौन से आ गए? 3 आ गए। कार्यकी, आकारिकी, व्यवहारिकी। ऐसे गुण जो उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में सर्वाइव करवा सके, उसको जीवित रख सके तथा उसको जनन योग्य क्षमता भी प्रदान कर सके, तो हम उसको कहेंगे क्या? क्या कहेंगे हम उसको? अडप्टेशन। क्या कहेंगे? अडप्टेशन। ठीक है,
अडेप्टेशन में आगे हम बात करते हैं तो अडेप्टेशन ये कहता है कि अडेप्टेशन लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लॉन्ग टाइम में जनरेट होता है। ये कोई कुछ टाइम में जनरेट नहीं होता, ये बहुत लंबे समय, जैसे साल 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल में जाके जनरेट हुआ है अडेप्टेशन। ये ऐसा नहीं है कि कुछ ही टाइम में जनरेट हो जाएगा। हाँ, समय स्थापन हम कुछ ही टाइम में कर सकते हैं। जैसे आपको गर्मी लग रही है तो आप एसी के पास जाके बैठ गए, कूलर के पास जाके बैठ गए, आप समय स्थापन कर रहे हो अपने आप। लेकिन क्या अपने अंदर ऐसी कंडीशन अवेलेबल करवा सकते हो कि आपको एसी की जरूरत भी नहीं पड़े और गर्म स्थान में भी रह जाएं? इसके लिए आपको एडेप्टेशन करना होगा। तो ये लॉन्ग टाइम में जनरेट होता है और ये इतना स्टेबल हो जाता है, जो एडेप्टेशन है वो इतना स्टेबल होता है कि आपके जेनेटिकली आपको मॉडिफाई कर सकता है, ये आपके जीन में भी जा सकता है। आपको आनुवंशिक रूप से भी रूपांतरित कर सकता है जेनेटिकली, इतना स्टेबल हो जाता है। जैसे आप कोई एग्जाम्पल बताओगे, कोई भी एक एग्जाम्पल कि सर यहाँ पर ये जो एडेप्टेशन है ये जेनेटिकली हो गया, ये इसके जीन में चला गया। जैसे मैं बताऊं आप, जैसे मान लो नागफनी है, क्या है? नागफनी के अंदर जो आप लंबे लंबे ये पत्तियां सी देखते हो, उसकी पत्तियां नहीं होती हैं, वो इसका प्रणाब स्तंभ होता है, एक प्रकार से तना है वो। क्या है? तो नागफनी ने तने को फोटोसिंथेसिस लायक क्यों बना लिया? क्योंकि वहां पर पानी की कमी है और पानी की कमी में उसने अपनी पत्तियों को ही कांटों में बदल दिया ताकि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम हो। अब देखा जाए तो ये जो स्पीसीज है नागफनी की, ये हजारों साल से व्याप्त है, आज की थोड़ी है। तो ये जेनेटिकली हुआ कि नहीं हुआ? अब वहां की नागफनी लाकर आप यहां लगाओ, आप 10 पीढ़ियों तक, 20 पीढ़ियों तक, 50 पीढ़ियों तक लगाओ, क्या उसके कांटे पत्ती बन जाएंगे? क्योंकि वो उसके किस में चली गई? जीन में चली गई। बात किस में चली गई? ठीक है। अगर ये बात है तो हम कहेंगे कि जो एडेप्टेशन है वो लॉन्ग टाइम में जनरेट होता है और इतना स्टेबल हो जाता है कि वो जीव के जीन में भी जा सकता है। अब यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेते, देखो एक एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं। ये नॉर्थ अमेरिका का जो मरुस्थल है वहां पर एक चूहा पाया जाता है जिसको कंगारू चूहा कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा है, चूहे के आकार का ही है, लेकिन कहा जाता है उसको कौन सा? कंगारू चूहा। अब ये जो चूहा है ये अपने जीवन भर कभी पानी पीता ही नहीं है, ये वाटर को कंज्यूम करता ही नहीं है, पानी नहीं पीता है। अब ये पानी नहीं पीता तो क्या इसकी बॉडी पानी की पूर्ति कैसे करती होगी? तो इसकी बॉडी एक विशेष एडेप्टेशन करती है। इसकी बॉडी क्या करती है कि इसकी जो वसा होती है ना, खाता तो है ही, पानी तो नहीं पीता, उसका ऑक्सीकरण करवा देती है। क्या करवा देती है? ऑक्सीकरण करवाकर और उससे जल की पूर्ति करती है। यानी इसकी शरीर के अंदर क्या होता है कि जो वसा है उसका ऑक्सीकरण करवाकर जल की पूर्ति की जाती है। और इसका जो यूरिन होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेटेड ऑक्सीकरण से, वसा के ऑक्सीकरण से जल निकाल लेता है, H2 में परिवर्तित नहीं करता, वसा के ऑक्सीकरण से जल बाहर निकाल लेता है, ऐसा याद रखना है। इसका जो यूरिन होता है वो कंसंट्रेटेड यूरिन होता है। कंसंट्रेटेड सांद्रित, मतलब सांद्रित कैसे हुआ? क्योंकि इसके यूरिन में जल की मात्रा जानी नहीं है,
इसके पेशाब के अंदर जल की मात्रा जानी नहीं है, क्योंकि वो जल बाहर से पीता ही नहीं है। तो इसका जो यूरिन है वो पेस्ट के रूप में निकलता है ऐसे, जैसे पक्षियों की बीट नहीं होती क्या, कुछ इस प्रकार का निकलता है। ऐसे यूरिन पानी की तरह नहीं निकलता। तो एक बहुत बड़ा एडेप्टेशन है इसके पास। बिल्कुल पीते हैं चूहे पानी, एडेप्टेशन है इसके पास एक बहुत बड़ा। तो ये बात समझ में आई आपको? अच्छा, मैंने अलग से आपको नई चीज कोई नहीं बताई, सारा जो एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा वो ही बताया। इससे आगे ना तो कोई आना है ना कुछ आएगा, सारे जो प्रश्न बनेंगे इसी में बनेंगे। और दूसरी बात, अनुकूलन इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुकूलन यहाँ पर बहुत डिटेल से दे रखा है। ऑब्वियसली है कि एक आधा प्रश्न उसमें से जरूर बनेगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर होती है तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो मरुस्थलीय पादप है वो कैसे अनुकूलन करते हैं। अब तो हमने एक एनिमल्स की बात की, किसकी बात की? एक जंतु की बात की। अब हम बात करते हैं कि जो मरुस्थलीय पादप है वो किस प्रकार का अनुकूलन करते हैं। देखो, मरुस्थलीय पादपों में कई प्रकार के अनुकूलन हो सकते हैं। जैसे पहले अगर हम बात करें क्यूटिकल प्रेजेंट, यानी ये जो इनकी जो लीफ होती है, इनकी जो पत्ती होती है इन पादपों की, इनकी एपिडर्मिस के ऊपर, इनकी एपिडर्मिस के ऊपर एक मोम जैसा आवरण पाया जाता है, जिसको क्यूटिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये क्यूटिकल वाटरप्रूफ होता है और जल की हानि को रोकता है। यानी जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो बहुत ज्यादा जल की मात्रा को बाहर नहीं निकलने देता क्यूटिकल। यहाँ के पादपों में क्यूटिकल लेस अमाउंट में होता है, बहुत कम होता तो है लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन वहां के प्लांट में क्यूटिकल जो होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। दूसरी, इनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो धसे हुए होते हैं। कैसे भाई? स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो स्टोमेटा सरफेस में मिलेंगे आपको पत्ती के, लेकिन ये सरफेस में ना मिलके आपको यहां मिलते हैं। इसका एक रीजन हो गया, क्योंकि सरफेस पे यदि वो रहेंगे तो स्टोमेटा का काम क्या होता है? गैस का एक्सचेंज करना। लेकिन जब वो गैस का एक्सचेंज कर रहा है उसी दौरान वाटर का एक्सचेंज भी हो जाता है, वाटर भी बाहर निकल जाता है। तो इन्होंने खुद ने ही अपने आप को नीचे पहुंचा दिया कि हम गैस का एक्सचेंज कर लेंगे लेकिन सरफेस पे नहीं जाएंगे, ताकि हमारे वाटर का जो है, जो लॉस है, जो वाटर की जो हानि है जल की, वो नहीं हो सके। एक यहां पर कैम प्लांट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। कौन से प्लांट? आपने 11th में जरूर पढ़ा होगा, कैम साइकिल के बारे में सुना होगा। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, नोट कर लें अपने आप इस फुल फॉर्म को, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इनमें क्या होता है, ये जो प्लांट होते हैं इन्होंने कुछ इस प्रकार का रूपांतरण कर रखा है कि इनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो नाइट में ओपन होते हैं, दिन में अपने स्टोमेटा खोलता ही नहीं है। ये प्लांट दिन में अपने स्टोमेटा नहीं खोलते, क्योंकि दिन में स्टोमेटा खोलेंगे तो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, सनलाइट रहती है। हाँ, रंध्र दिन में अगर खोलेगा तो गैस का एक्सचेंज तो वो कर लेगा, लेकिन साथ साथ किसका हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। तो इन्होंने एक तरीका निकाल लिया कि हम दिन में स्टोमेटा खोलेंगे ही नहीं, हम तो रात में स्टोमेटा खोलेंगे। तो कर लो क्या करना है, तो रात में स्टोमेटा खोल लेते हैं, गैस का एक्सचेंज कर लेते हैं, और रात को कुछ चीजें लेकर उनका सुबह ग्लूकोज बनाते हैं। उनसे रात को लेके रखते हैं, सुबह उनका ग्लूकोज बनाते हैं, फिर वापस रात को उसको बनाते हैं। हमारे जो प्लांट है सुबह की सुबह ही ग्लूकोज बना लेते हैं सनलाइट में। ये रात को चीज लेते हैं और सुबह उसका ग्लूकोज बनाते हैं और रंध्र को बंद रखते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये भी किससे बचने के लिए? इनके पास जल की हानि को रोकने के लिए। क्या ये एक एडेप्टेशन है? एडेप्टेशन है, बिल्कुल एडेप्टेशन है। वहां के जो प्लांट है वो प्लांट एक्चुअल में ऐसे प्लांट जो एक ही जाति के हैं वो भी आपको दिखा देंगे। जैसे जैसे मान लो वहां पर नीम का प्लांट लगा हो और यहाँ पर भी नीम का प्लांट हो,
और वो नीम का जो प्लांट है वो काफ़ी वर्षों से वहाँ पुराना हो गया है। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो आप पत्ती में निकाल के स्लाइड बना के देखो, उसके स्टोमेटा आपको बिल्कुल नीचे धसे हुए मिलेंगे वहाँ के प्लांट के, यहाँ के नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने एडेप्टेशन कर लिया है। अब क्या कर लिया है? किससे बचने के लिए? जल की हानि को रोकने के लिए। एक है जैसे नागफनी है, कैक्टस है, इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने मॉडिफाई कर लिया है, इन्होंने अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में मॉडिफाई कर लिया है, यानी मॉडिफाइड कर लिया, रूपांतरित कर लिया है। अब इनके पास पत्तियां नहीं होती, इनके पास कांटे होते हैं, और जिस चीज से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं वो उनका स्टेम होता है, तना होता है। याद रखें बात को आप, जिस चीज से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं वो इनका स्टेम होता है, तना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ठंडी जलवायु वाले जीव। अच्छा, ठंडी जलवायु वाले जो जीव होते हैं उनमें क्या होता है? देखो, ठंडी जलवायु वाले जो जीव होते हैं उनमें खुद के अंदर एक एडेप्टेशन होता है, एक अनुकूलन होता है कि उनके पैर और उनके पूंछ वगैरह, थूथन वगैरह ये छोटे होते हैं। छोटे होते हैं तो उनमें बाल भी बड़े होते हैं, तो उनके बाल जो होते हैं जमीन के टच हो जाते हैं, और वो खुद छोटे होते हैं तो नीचे से हवा पास नहीं होती उनके शरीर के, और नीचे से हवा पास नहीं होती तो अंदर के अंदर गर्मी बढ़ती रहती है, इंसुलेटर का काम करते हैं, और वो खुद ही उष्मारोधी हो गए, यानी वो सर्दी से बच सकते हैं। लेकिन आप वहाँ किसी बड़े जीव को भेजोगे तो वो सर्दी से नहीं बच पाएगा, कंपैरिजन टू जो वहाँ के जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनकी कंपैरिजन में वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि उन्होंने एक एडेप्टेशन कर लिया है। इस एडेप्टेशन को एलन का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तूंगता बीमारी, ये एक बीमारी है तूंगता। कौन सी? तूंगता। अच्छा, तूंगता बीमारी में क्या होता है? ये उन लोगों को होती है जो 3,500 मीटर की ऊंचाई पे रहते हैं या चले जाते हैं, उनमें ये तूंगता बीमारी होती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो वायुमंडलीय दाब है वो कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, जैसे आप गहराई में जाओगे वायुमंडलीय दाब बढ़ जाएगा। ये बातें याद रखिए। आप हाइट पे जाओगे वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, और गहराई में जाओगे तो वायुमंडलीय दाब बढ़ जाएगा। जैसे यहां पर एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि मनाली का नाम सुना है ना आपने? मनाली के पास रोहतांग दर्रा एक जगह है। कुल्लू मनाली गए हुए क्या कभी? चलो जाना भविष्य में कभी। ठीक है, तो मनाली की अगर हम बात करें तो मनाली एक तो ठंडा इलाका है, और एक दूसरी बात वहां पर बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। तो जैसे रोहतांग दर्रा की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होता है कि जैसे ही आप रोहतांग दर्रा पे जाओगे और वहां की चढ़ाई करोगे आप, तो जैसे आप वहां की चढ़ाई करोगे तो आपके कुछ सिम्टम्स क्रिएट हो जाएंगे। क्या क्रिएट हो जाएंगे? कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण आएंगे। आपके अंदर लक्षण क्या आएगा? आपकी हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी बच्चों। आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सामान्य से तेज होने लग जाएगी। दूसरी, आपको मिचली आएगी, जी घबराने लग जाएगा, मिचली आएगी। तीसरी बात, आपको थकान हो जाएगी। ठीक है, आपको थकान हो जाएगी। एक मिनट रुको, रुको।
की अगर हम बात कर रहे हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, मिचली आने लग जाती है और थकान हो जाती है। चलो ठीक। अब ये जो चीजें है ना बच्चों, ये जो बातें हैं ना, ये आप यदि वहां पहली बार जाओगे तो आपके साथ ऐसा होगा, बिल्कुल होगा सर, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब सबके लिए ही घटता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई हम जाएंगे हमारे लिए नहीं घटेगा, कि हम तो भाई वहां से आए हैं सुपीरियर हम तो, और तुम वैसे अपने आप में सुपीरियर हो रहे हो कि हम तो वायुमंडल का दाब भी नहीं घटने देंगे। ठीक है, तो आप गए लेकिन वायुमंडलीय दाब घटता है, आपको भी ये सिम्टम्स आएंगे। अब आप वहां पर क्या करोगे, आप वहां पर समस्थापन करोगे या एडेप्टेशन करोगे? समस्थापन कर सकते हो, एडेप्टेशन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको ये थोड़ी बोल रहा हूं कि भाई जाओ, आपके घर वालों ने आपको भेजा है कि आप जाओ मनाली की दर्रा में, रोहतांग, और 4-5 साल जब तुम्हारा एडेप्टेशन हो जाए ना, अनुकूलन हुआ, तब आ जाना यहाँ पे, इतने दिन वहीं रहो। आप समस्थापन कर सकते हो। समस्थापन कैसे? जैसे मान लो आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, थोड़ी देर बैठ सकते हो, आराम कर लोगे। जैसे मिचली आ रही, जी घबरा रहा है, तो आप ऐसी कोई चीज़ अपने साथ लेके आए हो, जैसे मान लो कोई नींबू है, उसे जी मिचलाना ठीक हो जाता है। ठीक है, वो बैठ के आप खा लेते हो वहाँ पर। ठीक है, थोड़ी देर आराम कर लेते हो। ये आप कर रहे हो समस्थापन, या फिर डॉक्टर की रिक्वायर हो जाती है आपको, ये आप कर रहे हो समस्थापन। डॉक्टर दवाई दे रहा तो समस्थापन ही तो करवा रहा है आपका। लेकिन जो लोग वहां रह ही रहे हैं, स्थानीय निवासी वहां, तो वो तो रोज तो डॉक्टर को बुलाने वाले नहीं है, उनको तो काम भी करना पड़ता है, लेकिन उनमें प्रॉब्लम नहीं आती है। रीजन क्या पूछो? क्योंकि उन्होंने अपना एडेप्टेशन कर लिया है, उन्होंने अनुकूलन कर लिया है, और अनुकूलन की उनके जीन में पहुंच गया। अब वहां के जो लोग हैं उनके अंदर क्या होता है? पहली बात, एक तो उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन, एक तो उनके अंदर जो आरबीसी है वो अपने से ज्यादा बनती है, एक तो आरबीसी अपने से ज्यादा बनती है। दूसरी बात, उनमें जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है। अपना जो हीमोग्लोबिन का नेचर क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड होना, उनका कंबाइंड होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के एक तो लेवल कम हो जाता है, दूसरी बात वो पहले से जो बाइंड है उसको कोशिका में छोड़ के तो आए, ताकि उनकी प्रक्रिया तेज चलती रहे। ठीक है, और तीसरी बात, आरबीसी ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? ज्यादा जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेकर देगी उनको। और एक और, उनमें जो रेस्पायरेशन रेट है वो भी तेज रहती है अपने से, श्वसन दर, वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं अपने से, उनकी श्वसन दर अपने से सामान्य थोड़ी तेज रहती है अपने से। इस कंडीशन के कारण, ये 3 कंडीशन है जिसके कारण उन्होंने एडेप्टेशन कर लिया है, और एडेप्टेशन कर लिया है तो वो वहां पर अच्छी प्रकार से जीवित है। तो इसको हम कहते हैं तुंगता बीमारी। इस पे अक्सर प्रश्न आता है, तो बिल्कुल आ सकता है कि तुंगता बीमारी क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्यवहारिक अनुकूलन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? व्यवहारिक अनुकूलन की। इससे पहले एक बात और जान लें आप, कि जैसे अगर आप टॉप पे जा रहे हो तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है, लेकिन आप जैसे गहराई में जो सागरों के अंदर जो मछली पाई जाती है, वहां पे बेचारियों के लिए वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में वो क्या करती हैं? तो एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा, ज्यादा नहीं दे रखा, तो ज्यादा हमें भी नहीं लेके चलना, इतना पढ़ लोगे वही काफी है। उन्होंने सिर्फ इतना मेंशन कर रखा है कि वो विशेष प्रकार की कोई एंजाइमिक क्रियाएं करती हैं जिनके कारण वो जीवित रहती हैं। तो आपको भी यही बात बोलनी है, क्या करती हैं वो? विशेष प्रकार की एंजाइमेटिक प्रोसेस करती हैं जिसके कारण वो वायुमंडलीय दाब से बचती हैं, ज्यादा वायुमंडलीय दाब से बच जाती हैं। अब व्यवहारिक अनुकूलन की अगर हम बात करें तो मरुस्थल की हम बात करें, रेगिस्तान के अंदर एक छिपकली होती है, ये अपनी छिपकली से थोड़ी अलग होती है, एक लिजार्ड होती है रेगिस्तानी छिपकली। तो ये क्या करती है? ये थोड़ा सा विशिष्ट काम करती है, ये थोड़ा सा गिलामोश नहीं है, ये थोड़ा सा विशिष्ट काम करती है। ये क्या करती है? जब सर्दी होती है, अच्छा छिपकली है तो इसको अपने खुद की बॉडी का टेम्परेचर, अच्छा छिपकली है तो सहरूपण ही करेगी, नियमन तो नहीं कर सकती, सहरूपण कर रही है, क्योंकि बाहर के वातावरण के अनुसार इसका जो टेम्परेचर है, खुद का टेम्परेचर बाहर के वातावरण के अनुसार बदल रहा है।
तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करेगी, सर्दी के समय तो क्या करती है, ये सनलाइट में आ जाती है बाथिंग करने के लिए। जैसे हम करते हैं ना, सनलाइट का बाथ करते हैं, स्नान करते हैं, वैसे सनलाइट में आ जाती है सर्दी के समय। ठीक है, क्लियर। और जैसे ही गर्मियों की अगर बात आती है, ज्यादा गर्मी हो गई, तो ये क्या करेगी, किसी ठंडे स्थान पे, छाया वाले स्थान पे चली जाएगी। तो ये क्या कर रही है भाई, व्यवहार कर रही है। ये अपने अंदर ऐसे थोड़ी कोई चीज बना रही है, कुछ ऐसा अंदर की कोई एंजाइमेटिक प्रक्रिया कर रही है। ये तो अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रही है। किसमें परिवर्तन कर रही है, व्यवहार में परिवर्तन कर रही है। क्लियर बात। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आती है कि भाई वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करती है। ठीक, देखो ये मैंने दे भी रखा है कि समुद्री मछलियों की अगर हम बात करें तो ये क्या आती है कि डीप में रहती है, ये डीप में रहती हैं। जैसे ये डीप है, यहां आई, ठीक है। अच्छा, ये डीप में रहती है तो जो वायुमंडलीय दाब है वो ज्यादा, पानी की गहराई के कारण जो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो ज्यादा रहता है। ऐसी कंडीशन में ये क्या करती है, कुछ विशेष प्रकार की एंजाइमेटिक प्रोसेस करती है, जिसके कारण ये यहाँ पर जीवित रहती है। कुछ इस प्रकार से आप अनुकूलन को समझ रहे हो। तो ये बात आपको समझ में आई, अच्छे से समझ में आई।